हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं है उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई को बेहतर कर सकें, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे बिल्कुल फ्री में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 12 केमिस्ट्री का बच्चों जो थर्ड चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें अभी हमने पिछले वीडियो में यह देखा कि कंडक्टिविटी क्या होती है, चाहे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करो यानी कि कापा की बात करो या चाहे मोलार कंडक्टिविटी की बात करो जिसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। और अब इस वीडियो में हम लोग मोलार कंडक्टिविटी को ही आगे और डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब अब जो चीजें आएंगी, जो भी थ्योरी आएंगी, जो भी कंसेप्ट आएंगे, वो मोलार कंडक्टिविटी के रिलेशन में आएंगे। और उसी से जुड़ा हुआ पहला टॉपिक यह है वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। मतलब अब हमें यह समझना है कि अगर हम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का बदल दें, अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बदल दें तो उनकी मोलार कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशंस देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि जो आयंस की संख्या है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, वो आयंस की संख्या बदल रहे हो आप। वेरिएशन मतलब बदल रहे हो आप उसको, और उस बदलाव से आप यह देखना चाहते हो कि कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी चेंज होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी का सीधा सीधा लेना नंबर ऑफ आयंस से होगा जो आयंस उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मौजूद है। ठीक है, अब क्या वेरिएशन होगा उस बात को समझते हैं। वो वेरिएशन आपको 3 साइंटिस्ट की टीम, जिनका नाम था डिबाय, हकल एंड ऑनसागर, इन 3 साइंटिस्ट की टीम ने समझाया, जिन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको बोलते हैं डिबाय, हकल एंड ऑनसागर इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन उनने दी जिसको बोलते हैं डिबाय, हकल एंड ऑनसागर इक्वेशन। और उस इक्वेशन के हिसाब से उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी किसी भी सी कंसंट्रेशन पे, किस कंसंट्रेशन पे, सी कंसंट्रेशन पर बराबर होगी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए कांस्टेंट इनटू मल्टीप्लाइड बाय रूट सी, वेयर रूट सी इज योर कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन है जिसको बोलते हैं डिबाय, हकल एंड ऑनसागर इक्वेशन, और इस इक्वेशन को शॉर्ट में बोला जाता है डीएचओ इक्वेशन। So this is an equation which is called your DHO equation. DHO equation. मतलब ये जो इक्वेशन है, this is Debye, Huckel and Onsager equation and is known as DHO equation. DHO equation. Debye, Huckel and Onsager. अब इक्वेशन कहती क्या है, समझो इस बात को, रटना नहीं है, समझना इस बात को। पहली बात तो लैम्डा एम ऊपर लिखा है सी, इसका मतलब क्या है, यह है मोलार कंडक्टिविटी। मतलब यह वही कंडक्टिविटी है जो 1 मोल आयंस के द्वारा आपको मिलेगी, 1 मोल के आयंस के द्वारा मिलेगी जो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद होंगे। अब 1 मोल में कितने आयंस हो यह निर्भर करता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होगा वो 1 मोल होगा, और उसके द्वारा जो भी कंडक्टिविटी ऑफर्ड होगी वो कंडक्टिविटी होगी लैम्डा सी मोल। ठीक है, तो यह जो कंसंट्रेशन है यह किसी भी सी कंसंट्रेशन पे मोलार कंडक्टिविटी निकाली है। मतलब कोई भी कंसंट्रेशन आप मान सकते हो, इस समय कोई सी कंसंट्रेशन था जो इक्वल होगा मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। क्योंकि देखो अब यहां पर सी की जगह 0 आ गया। व्हाट डज दैट मीन, कि ये वो वाली मोलार कंडक्टिविटी है जो 0 कंसंट्रेशन पर थी। अब मेरे को बताओ 0 कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। 0 कंसंट्रेशन का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दो अपोजिट चीजें। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो वो उतनी कम डाइल्यूट है, अगर कोई चीज बहुत कम कंसंट्रेटेड है तो वो उतनी ज्यादा डाइल्यूट है। और यहां पर तो हम कंसंट्रेशन बोले 0, क्योंकि हमने नॉट लगा रखा है। तो भैया यहां डाइल्यूशन क्या होगा, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, यानी कि इनफाइनाइट। तो इसको हम बोल देंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जिसकी आप कंडक्टिविटी निकालना चाह रहे हो उसमें पानी ही पानी है, भरपूर पानी है, क्योंकि वो डाइल्यूट है। और पानी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पानी को सॉल्वेंट मान रहा हूं, अगर कोई और सॉल्वेंट है तो वो सॉल्वेंट भरपूर मात्रा में। क्लियर हो गया, ये है मोलार कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बात कर लेते हैं, एक एक करके बात भी कर लेते हैं, लगे हाथ अपन बात भी करते हुए चलते हैं। सो दिस इज मोलार कंडक्टिविटी
at C concentration, molar conductivity at concentration C, कोई concentration C है, this is what molar conductivity at infinite dilution, so this is molar conductivity at infinite dilution at infinite dilution, infinitely dilute चीजें जब कर दोगे तब का है ये. A is a constant. अब ये क्या है? कांस्टेंट है. कैसा कांस्टेंट है भैया? इलेक्ट्रोलाइट पे निर्भर करेगा कि उसके अंदर जो नमक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना रहा है, वो नमक किस टाइप का है. जैसे NaCl एक टाइप होता है, लेकिन MgCl2 एक अलग टाइप होता है. NaCl इज कॉल्ड AB टाइप क्योंकि एक कैटायन विद रिस्पेक्ट टू वन एनायन. MgCl2 इज कॉल्ड AB2 टाइप क्योंकि एक कैटायन विद रिस्पेक्ट टू टू एनायन मॉलिक्यूल्स. तो यहां पर जो टाइप ऑफ सॉल्ट होगा उस पे ए की वैल्यू निर्भर करेगी. आपको इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है. क्वेश्चन में ये ए की वैल्यू ज्यादातर दी जाती है. एंड व्हाट इज सी? दिस इज अंडर रूट ऑफ सी. सो सी वो कंसंट्रेशन है जिस पर आप मोलार कंडक्टिविटी निकाल रहे हो. सो दिस इज योर कंसंट्रेशन जिस पर आप मोलार कंडक्टिविटी निकालना चाह रहे हो. कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका डेबाय-हकल एंड ऑनसागर इक्वेशन का मतलब इसके सारे पैरामीटर्स, जो चीजें हमने मानी है वो क्या क्या चीजें बताती हैं, ये वो वाली चीजें. कंसेप्ट क्लियर हो गया है सारी चीजों को लेकर? कोई डाउट तो नहीं है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. इस इक्वेशन का मतलब आप समझो कि ये इक्वेशन कहना क्या चाहती है. ये इक्वेशन ये कहती है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो मोलार कंडक्टिविटी होगी, जो कि कंसंट्रेशन C पर होगी, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडक्टिविटी में कुछ चीजों को माइनस करके मिलेगी. मतलब यह बात तय है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली जो मोलार कंडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है. मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी तब दिखाएगा जब वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट रहेगा. पूछो क्यों? क्योंकि बच्चों जब वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट रहेगा तो पहली बात तो सॉल्यूशन तो है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट तो है, मतलब उसके अंदर नमक तो है, बस वो डाइल्यूटेड कुछ ज्यादा है. इसका मतलब यह हो गया कि उसके अंदर जो सॉल्वेंट है, जैसे कि मैं पानी को मान लेता हूं सॉल्वेंट, वो पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा है. अब वो फायदेमंद चीज है. पूछो क्यों? बोले सर हाँ पानी तो फायदेमंद करता है अपनी सेहत के लिए. अरे अपनी सेहत की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की सेहत की बात कर रहे हैं. उसके लिए पानी क्यों फायदेमंद है? क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा वो सॉल्ट जो वहां पर मौजूद है वो उतना ज्यादा आयंस में ब्रेक डाउन कर सकेगा, वो अपने आप को उतना ज्यादा आयंस में तोड़ सकेगा. और जितना ज्यादा वो आयंस को तोड़ सकेगा मतलब उतने ज्यादा आयंस बन सकेंगे, और जितने ज्यादा आयंस बन सकेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी. क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी. तो ये जो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम बोल रहे हैं, वो सबसे ज्यादा होगी. लेकिन अगर कुछ कंसंट्रेशन आ गया तो कंसंट्रेशन का अंडर रूट लेकर के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना और फिर कंडक्टिविटी में से माइनस कर देना. तो जो रिजल्टेंट कंडक्टिविटी होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी. किससे कम हो जाएगी? मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडक्टिविटी से. मतलब जो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मिलती थी उससे कम होगी. ये हमेशा कम होगी फिर रिजल्टेंट कंडक्टिविटी, जो कि किसी भी कंसंट्रेशन C पर निकालते. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करते जा रहे हो तो हो क्या रहा है पता है? सॉल्यूशन को अगर आप कंसंट्रेट करते जा रहे हो तो इसका मतलब यह हुआ कि मोलार कंडक्टिविटी घटती जाएगी, मतलब मोलार कंडक्टिविटी कम होती जाएगी जितना आप कंसंट्रेट कर रहे हो. और कंसंट्रेट कैसे करोगे? या तो सॉल्वेंट को निकाल लो या फिर मोर सोल्यूट ऐड कर दो. मोर सोल्यूट ऐड कर दो मतलब मोर सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्ट ऐड कर दो. अब आप सोच रहे होगे सर सॉल्ट को ऐड करने से कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए. नहीं, बढ़ेगी नहीं कंडक्टिविटी घटेगी. कंडक्टिविटी बिल्कुल घटेगी. अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं. पहले ये डेबाय-हकल एंड ऑनसागर इक्वेशन है, इसको आप एक बार क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है? फिर क्यों कंसंट्रेशन बढ़ाने से मोलार कंडक्टिविटी, ये वाला पैरामीटर जो है, ये वाला पैरामीटर मैं क्यों बोल रहा हूं क्यों घटेगा? इक्वेशन तो बता रही है घटेगा, लेकिन ये क्यों घटेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, कंसेप्चुअल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, और फिर हम इसको ग्राफिकल तरीके से भी देख लेंगे.
बात करते हैं, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों यहां पर आपने देख लिया डीएचओ इक्वेशन क्या है, जो ये समझाती है कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने से मोलार कंडक्टिविटी हमेशा कम होती है। अब मन में सवाल चल रहा होगा कि इक्वेशन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअली देखा जाए तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने से मोलार कंडक्टिविटी कम कैसे हो जाती है। मैं एक्सप्लेन करता हूं इस बात को, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं यहां पर कि सपोज करो मेरे पास मोलार कंडक्टिविटी है क्या। चलो पहले तो यह समझाओ मेरे को, सर मोलार कंडक्टिविटी कुछ नहीं, कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के द्वारा है जिसमें 1 मोल आयंस प्रेजेंट होंगे, यानी कि जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, भले वो किसी भी वॉल्यूम पर हो, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, तो वहां पर जो कंडक्टिविटी ऑफर्ड होगी उसको हम मोलार कंडक्टिविटी बोलेंगे। बिल्कुल सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला ये कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, चाहे वो किसी भी वॉल्यूम पर हो, लेकिन वो जो कंडक्टिविटी ऑफर करेगा उसको हम मोलार कंडक्टिविटी बोलेंगे। अब मेरे को ये बताओ, 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है, 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है, वो मैं कहता हूं कि Vm, जो कि मोलार वॉल्यूम होता है, Vm वॉल्यूम में प्रेजेंट है। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अगर Vm हो गया, वॉल्यूम अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का Vm हो गया, तो उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। अगर मैं एक्स्ट्रा पानी डाल देता हूं, यानी कि मैं चीजों को डाइल्यूट कर देता हूं, तो मेरे को बताओ डाइल्यूट करने से, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट डाला होगा, तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन 1 मोल था वो अभी भी 1 मोल है, क्योंकि ये मोल किसके होते हैं, ये तो सॉल्यूट के मोल होते हैं, और सॉल्यूट तो मैं डाल ही नहीं रहा ना, क्योंकि मैं तो पानी डाल रहा हूं, और पानी को मैं मान लेता हूं सॉल्वेंट, तो मैंने सॉल्वेंट डाल दिया। इस 1 मोल पर कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। ये पहले भी 1 मोल था, ये अभी भी 1 मोल है। क्या इस वॉल्यूम पर कोई असर पड़ा? बिल्कुल हां, ये वॉल्यूम बढ़ गया। अब ये वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि पहले Vm वॉल्यूम में 1 मोल थे, लेकिन जब पानी और डल गया, यानी कि सॉल्वेंट और डल गया, तो ये Vm की जो मात्रा थी ये इंक्रीज हो गई। मतलब भाई साहब वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम अब बढ़ गया। और अगर आप भूलो नहीं तो मैंने मोलार कंडक्टिविटी आपको कापा इंटू मोलार वॉल्यूम बताई थी मोलार वॉल्यूम। तो अगर मोलार वॉल्यूम बढ़ गया तो यहां पर लैम्डा एम यानी कि मोलार कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, बढ़ गई, खत्म बात। वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ गई। वॉल्यूम कब बढ़ा? जब पानी और मिलाया, पानी बोले तो सॉल्वेंट और मिलाया, और सॉल्वेंट और मिलाया, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया कि मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। मतलब डाइल्यूट करने से मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फिर कंसंट्रेट करने से घटेगी ना, कंसंट्रेट करने से घटेगी ना, क्योंकि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन तो अपोजिट है। तो अगर कंसंट्रेशन, अगर डाइल्यूट करने से कोई चीज बढ़ रही है तो कंसंट्रेट करने से वो चीज घटेगी। तो देख लो मोलार कंडक्टिविटी घटेगी कंसंट्रेट करने से। यहां बढ़ी हुई लिखा हुआ है क्योंकि मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं, क्योंकि Vm बढ़ रहा है। इसी बात को एक और तरीके से समझ सकते हैं, हम Vm का फॉर्मूला लिखते थे, अगर आपको याद हो तो नया एक मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बनता था। वो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, मोलार कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 बटे मोलारिटी। ये एक फॉर्मूला और आता है, याद हो तो। कापा तो कापा है जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, यानी कि कंडक्टिविटी है, 1000 कांस्टेंट है, बच गया मोलारिटी। मेरे को बताओ मोलारिटी क्या होगी अगर आप चीजों को कंसंट्रेट कर रहे हो? मोलारिटी बढ़ेगी, मतलब कंसंट्रेट कर रहे हो ना तो मोलारिटी बढ़ेगी। अगर मोलारिटी बढ़ गई तो लैम्डा एम क्या होगा बोलो? घट जाएगा। तो देखो मोलारिटी बढ़ रही है क्योंकि आप चीजें कंसंट्रेट कर रहे हो, मतलब उसका मोलारिटी बढ़ा रहे हो। मोलारिटी क्या है? मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेट कर रहे हो मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हो कहीं ना कहीं। अगर कंसंट्रेट कर रहे हो तो मोलारिटी बढ़ रही है, मोलारिटी बढ़ी है तो लैम्डा एम क्या होगा? घटेगा। तो साबित हो गया कि मोलार कंडक्टिविटी घटेगी अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो कंसेप्चुअल ढंग से साबित हो गया। तो कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो मोलार कंडक्टिविटी 100% घटेगी, या कह लो डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी। आप ऐसा भी बोल सकते हो। अब कोई एक चीज चलाना, कंसंट्रेशन चलाना चाहते हो सोल्यूशन का या डाइल्यूशन चलाना चाहते हो?
सर कंसंट्रेशन नहीं, आप डाइल्यूशन चलाओ। क्यों? क्योंकि आगे जो भी टर्म्स है ना वो डाइल्यूशन के रेस्पेक्ट में, और मैं एक को क्यों पकड़ने को बोल रहा हूं? क्योंकि दो अपोजिट चीजें। तो अब डाइल्यूशन को पकड़ो। अब हम डाइल्यूशन पे ही बात करते हैं। सिंपल, पानी को मिला रहे हैं। जब भी मैं बोलूं ना डाइल्यूशन कर रहे हैं, मन में लेकर आना नमक का पानी का सोल्यूशन है, मतलब नमक का पानी है, सोल्यूशन बना हुआ है और उसमें हम पानी और मिलाते जा रहे हैं। आप ऐसा सोचना अगर मैं बोलूं डाइल्यूशन कर रहे तो। अब बात को समझना, डाइल्यूशन कर रहे हो आप नमक के पानी का, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी। डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है। और मन में अपोजिट कर लेना, अगर डाइल्यूशन पे मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है तो मतलब कंसंट्रेशन पे मोलार कंडक्टिविटी घटेगी, तो कंसंट्रेशन पे मोलार कंडक्टिविटी घटेगी। खत्म हो गई बात। सिंपल रखो। क्लियर हो गया? पक्का? अब ऊपर वाले फॉर्मूले से आप सारी चीज समझ चुके हो। जरूरत पड़े तो नीचे वाले फॉर्मूले को भी आप मन में रख लेना। बस ऐसे रखना कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना? क्योंकि एक आपको डाइल्यूशन के टर्म्स में ये बता रही है मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही है, एक ये बता रही है कि कंसंट्रेशन के बढ़ने से मोलार कंडक्टिविटी घट रही है। देखा जाए एक तरीके से तो दोनों एक ही बात करना चाह रहे हैं। डाइल्यूशन से मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी और कंसंट्रेशन से मोलार कंडक्टिविटी घटेगी। बस आपको जो लाइन से समझ में आ जाए, जो फॉर्मूले से समझ में आ जाए, वो फॉर्मूला बेस्ट है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? खत्म करूं यहां पर ये चीज। अच्छा, तो एक कंक्लूजन तो हमने लिख लिया इस बात से। क्या लिख लिया एक कंक्लूजन हमने? कि सर मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन। मैं डाइल्यूशन लेकर ही चलूंगा, इसलिए मैं डाइल्यूशन को लेकर ही बात कर रहा हूं। तो क्या लिख सकता हूं? मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन में अपोजिट कर लेना, ठीक है? ऑन इंक्रीजिंग दी डाइल्यूशन, मतलब पानी को मिलाने पर यह बढ़ेगा। एक बात तो साबित हो गई। लेकिन कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, ठीक है सर मोलार कंडक्टिविटी तो अपनी जगह है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या होगा? मतलब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कापा, जिसको आप कंडक्टिविटी, सिंपल कंडक्टिविटी बोलते हो, उसका क्या होगा? मतलब कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा? मैंने कहा वो भी बात कर लेते हैं। सवाल तो अच्छा है। ये जो कंडक्टिविटी है ये सिंपल कंडक्टिविटी है ना, ये मोलार है ना कुछ है, ये सिंपल कंडक्टिविटी है। बोले सर इस कंडक्टिविटी का क्या होगा डाइल्यूशन पर? मैंने कहा वो भी बात कर लेते हैं। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो कंडक्टिविटी है ये है क्या? मतलब ये क्या है? कापा क्या है? तो बोले सर कापा आप ही ने बताया था, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन 1 ml का होगा, याद है यूनिट ml, यूनिट वॉल्यूम, तो उस यूनिट वॉल्यूम में कितने भी आयंस हो सकते हैं हमें नहीं मतलब है, लेकिन अगर सॉल्यूशन यूनिट वॉल्यूम का है तो उसके अंदर मौजूद जो भी आयंस होंगे उन आयंस के द्वारा ऑफर्ड की गई कंडक्टिविटी को हम सिंपल कंडक्टिविटी यानी कि कापा बोल देंगे। मैंने कहा अच्छा मतलब यूनिट वॉल्यूम। मैंने कहा यूनिट वॉल्यूम कैसे पकड़ोगे? तो तुमने कहा सर कुछ नहीं, वो एक डब्बा बन जाता है, आपने खुद कहा था, जिसकी डायमेंशन सब जगह 1 सेंटीमीटर होती है। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डब्बा बनाया था मैंने, याद है? 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में, यहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, अगर आपको याद आ रहा हो तो 2 इलेक्ट्रोड्स थी, इनके बीच में एक डब्बा बन गया था। उस डब्बे में मैंने बोल दिया था कि इस डब्बे में नमक का पानी भर जाएगा। ये डब्बा तो इमेजिनरी था क्योंकि, तो इस डब्बे में आप ही ने बोला था कि नमक का पानी भर जाएगा, तो ये नमक का पानी यहां पर भर गया। और इस डब्बे की डायमेंशंस क्या थी? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और विड्थ भी 1 सेंटीमीटर। तो बोलो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में बोलो पानी, नमक वाला पानी कितना आएगा? 1 ml। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि 1 ml के बराबर होता है, तो नमक का जो पानी आएगा इसके अंदर, वो इस डब्बे के अंदर 1 ml आएगा। और इस 1 ml के अंदर बहुत सारे आयंस होंगे, याद करो आयंस A+, B-, A+, B-, A+, B-, बहुत सारे आयंस होंगे इसके अंदर। उन सभी आयंस के द्वारा जो कंडक्टिविटी ऑफर्ड होगी, जो इस 1 ml में ही मौजूद होंगे, उस कंडक्टिविटी को, उनकी कंडक्टिविटी को मैं कापा बोल दूंगा। सो दैट कंडक्टिविटी विल बी रिगार्डेड एज कापा। तो वो कापा वैल्यू आ गई। मतलब the conductivity offered by 1 ml of an electrolytic solution, 1 ml of an electrolytic solution is called simple और specific conductance, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं, जिसको हम कापा से डिनोट करते हैं। So it is the conductivity offered by ions present in 1 ml of electrolytic solution. आयंस के द्वारा वो कंडक्टिविटी जो 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मौजूद है, वो कंडक्टिविटी को हम कापा बोलते हैं। ये होता है कापा। लेकिन अभी सवाल ये नहीं था कि कंडक्टिविटी ये क्या होती है, तो हम पढ़ चुके पिछले वीडियो में।
सवाल यह है कि अगर इसमें डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो क्या असर होगा, मतलब भाई साहब अगर आप इसको डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा। तो मैं कहता हूं डाइल्यूट कर दो, पानी मिला दो इसमें। डाइल्यूट याद है ना, मन में क्या आ रहा है, पानी को मिलाना, नमक के पानी में और पानी मिलाना। अब ये फिक्स है कि इसके अंदर 1 ml ही होना चाहिए, तो पानी को मिलाने से पूरा वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो 1 ml था आपका वो अभी भी 1 ml में ही काउंट किया जाएगा। मतलब जो अब आप कापा काउंट करो, उस कापा को आपको 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में ही काउंट करना है। 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में ही काउंट करना है। तो भैया अगर 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में ही काउंट करना है, किसको, कापा को, तो पानी मिलाने से पहले जितने आयंस होंगे इस 1 ml के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, अब उन आयन से कम आयंस मौजूद होंगे इस सॉल्यूशन में। अब उन आयन से कम, क्योंकि भाई साहब आयंस दूर दूर हो गए होंगे, बोलेंगे भाई पानी आ गया, जगह बनाओ पानी के लिए। तो 1 ml का जो डब्बा है ना, उसमें से कुछ आयंस को वो बाहर भेज देगा और कुछ पानी एक्स्ट्रा वो ऐड कर लेगा। आयंस किसके थे, नमक के थे, तो वो नमक के आयंस बाहर चले जाएंगे इन ऑर्डर टू गिव स्पेस टू वाटर, जो आपने सॉल्वेंट के रूप में अभी ऐड किया, डाइल्यूशन किया क्योंकि आपने। तो वो जो आयंस पहले 1 ml में, मान लो 1 ml में पहले आयंस आते थे 50 कैटायन और 50 एनायन, अब और पानी मिला दो तो अब 40 हो गए होंगे, क्योंकि 10 आयन कैटायन और 10 एनायन बाहर चले गए होंगे। तो अब 1 ml तो 1 ml रहेगा, लेकिन अब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा आ गई और अब रिलेटिवली आयंस कम हो गए। रिलेटिवली मतलब पहले जितने आयंस थे अब उससे आयंस की संख्या कम हो गई। तो मेरे को बताओ, इसके अंदर जो कंडक्टिविटी थी वो किसके द्वारा थी, आयंस के द्वारा थी, जो पहले ज्यादा थे और अब कम हो गए। तो अब अगर कम हो गए तो कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। तो इसलिए कापा की वैल्यू डिक्रीज होती है अगर डाइल्यूशन हमारा इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आप पानी मिलाते जाओगे, जितना ज्यादा पानी मिलाते जाओगे, कापा की वैल्यू उतनी घटती जाएगी, क्योंकि कापा बोला जाता है कि 1 ml में मौजूद आयंस की संख्या जितनी भी होगी उन आयंस की संख्या के हिसाब से कंडक्टिविटी ऑफर करेगा। लेकिन जब आप पानी मिलाते जाओगे तो आयंस की संख्या घटेगी, क्योंकि 1 ml तो 1 ml ही बना रहेगा, बस उसमें कुछ आयंस अब बाहर चले जाएंगे या आयंस के बीच में गैप बढ़ जाएगा, जिससे ज्यादा पानी को जगह मिलेगी आने की, क्योंकि आप ज्यादा पानी मिला रहे हो। इस वजह से आयंस की संख्या घट जाएगी 1 ml में। और अगर आयंस की संख्या घट गई तो कंडक्टिविटी जो थी वो आयंस के द्वारा ही दिखाई जाती थी, आयंस के दम पे ही दिखाई जाती थी, तो फिर कंडक्टिविटी घट जाएगी। कब, जब डाइल्यूशन बढ़ेगा। सो दिस कंडक्टिविटी कापा विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन। तो दो अपोजिट बातें हैं। मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है डाइल्यूशन बढ़ाने से, लेकिन कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटती है कापा डाइल्यूशन को बढ़ाने से। कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। सर हम किसको ध्यान दें, आपको तो मोलार कंडक्टिविटी को ध्यान देना है। क्यों सर, क्योंकि आगे सारी थ्योरी सारे कंसेप्ट मोलार कंडक्टिविटी पे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी कापा को लेकर मन में सवाल आता होगा, नहीं भी आता होगा तो मैंने पैदा कर दिया था और उसका सोल्यूशन भी आपको दे दिया है। लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। तो अब देखेंगे बच्चों, इसको भी मैं लिख दूं फिर फाइनल सोल्यूशन, इसका भी कंक्लूजन लिख दूं फाइनल क्या है, हमने क्या निकाला इससे, कापा से, कंडक्टिविटी से। सो वी कैन से द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। और ये दोनों पॉइंट आप ऊपर कॉपी में स्टार बनाकर लिख लेना। दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कापा से। क्या होगा, डिक्रीज होगी, घटेगी ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, decreases on increasing the dilution। तो घटेगी जितना ज्यादा आप चीजों को डाइल्यूट करते जाओगे। क्लियर हो गया। तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटती है। क्लियर हो गया। ये दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि देखो इसमें वॉल्यूम फिक्स है, 1 ml होना चाहिए, और उसमें आयंस जितने भी आएंगे वो जो ऑफर करेंगे वो कंडक्टिविटी होगी। ये बोलता है 1 ml की टेंशन नहीं है, वॉल्यूम कितना भी रख लो, बस आयंस 1 मोल होने चाहिए। अब डाइल्यूशन करने से प्रॉब्लम क्या होती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है जो इसमें अलाउड नहीं है।
तो इसमें कंडक्टिविटी घट जाएगी, लेकिन वॉल्यूम इसमें बढ़ जाएगा अगर आप डाइल्यूट करोगे। लेकिन ये तो उतना अच्छा हो, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी अच्छी इसकी कंडक्टिविटी होगी। तो जितना पानी मिलाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर हो गया? तो सिंपल शब्दों में डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपल कंडक्टिविटी या कापा घटता है डाइल्यूशन के बढ़ने से। क्या मेरी बात सब तक पहुंची? क्या दोनों बातें सबको समझ में आई? कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये तो ये वैल्यू एक कापा की और एक है लैम्डा एम की। हमें किस पर ध्यान देना है? लैम्डा एम पर ध्यान देना है। और डिबाय, हकल एंड ऑनसागर ने हमें यह भी बताया, डीएचओ इक्वेशन ने हमें यह भी बताया कि कितना डाइल्यूशन को कम करने से कितनी मोलार कंडक्टिविटी में कमी आएगी। यानी कि अगर डाइल्यूशन को बढ़ाने से मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है तो डाइल्यूशन कम करने से मोलार कंडक्टिविटी कम भी होगी। वो ऊपर वाली बात को अगर ध्यान दें तो अपोजिट करें तो कम भी होगी। और डाइल्यूशन कम करना मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाना, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने से मोलार कंडक्टिविटी कम भी होगी। तो कम कितनी होगी? जितनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे थी वो -a√c। -a√c एक कांस्टेंट वैल्यूज आएंगे, जो c जहां पर कंसंट्रेशन होगा उस वैल्यू को माइनस कर दोगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन से, तो आपको मोलार कंडक्टेंस मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम कंडक्टेंस कितना होता है? लैम्डा नॉट एम। तो ये पॉइंट भी अपन लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, ये पॉइंट भी अपन लिख लेते हैं। क्या है एक पॉइंट और? कि मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द मैक्सिमम। सो मैक्सिमम कंडक्टिविटी कितनी होगी कोई पूछे तो बोलना मैक्सिमम कंडक्टिविटी तब आएगी। और कौन सी कंडक्टिविटी लिख देते हैं पहले? मोलार कंडक्टिविटी, क्योंकि हम सारी बातें किसकी कर रहे हैं? मोलार कंडक्टिविटी की। सो मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी विल बी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी कब आएगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मिलेगी। किस पर मिलेगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली डाइल्यूट मतलब भरपूर मात्रा में पानी है, भरपूर। इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया आपने, भरपूर मात्रा में पानी है। तो भरपूर मात्रा में जो पानी है तो वॉल्यूम भरपूर मात्रा में, और जब वॉल्यूम भरपूर मात्रा में तो मोलार कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसलिए मोलार कंडक्टिविटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मिलेगी। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन करस्पॉन्ड्स टू जीरो कंसंट्रेशन, क्योंकि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन अपोजिट है। तो डाइल्यूशन अगर इनफाइनाइट हो गया तो कंसंट्रेशन शून्य हो जाएगा। मानते हो ये बात? तो बस इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कंसंट्रेशन। इसलिए मैंने यहां पर जो जीरो लिखा है दैट इज नॉट, जो कंसंट्रेशन की जगह पर है, मतलब दैट मींस कंसंट्रेशन शून्य, मतलब ये डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट है। तो यही सारी चीजें। ए इज अ कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन A is a constant which depends on the type of electrolytic nature of the solvent and temperature. C is the concentration of electrolyte. Lambda mc is molar conductivity at infinite, lambda mole 0 at infinite dilution, and lambda at C is the molar conductivity at concentration C. ये C पर है और ये not, यानी कि infinitely dilution पे, infinite dilution पर है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इसका इन पॉइंट्स का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन तो पूरी लोगे आप, स्क्रीनशॉट लोगे तो, लेकिन ये पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट्स है। ठीक है? अब फिर हम डीएचओ इक्वेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो ग्राफिकल वे में भी समझेंगे। ठीक है? पहले थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात करेंगे, फिर ग्राफिकल वे में समझेंगे। आप स्क्रीनशॉट लो जब तक। अब आगे देखो, तो आगे समझते हैं अब इस कंसेप्ट को। Thus in case of strong electrolytes, molar conductivity increases slowly with dilution and approaches to a limiting value at infinite dilution. Limiting value of infinite dilution मतलब इसी की बात कर रहे हैं। ये लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो दौरान जो कंडक्टिविटी ऑफर्ड होगी वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। नाउ मोलर, दिस इज व्हेन C अप्रोचेस टू जीरो। तो C अप्रोचेस टू जीरो कब होगा? जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट होगा। तो लैम्डा मोल एट कंसंट्रेशन C विल बी इक्वल टू लैम्डा मोल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये दोनों कब इक्वल हो जाएंगे? ये दोनों कब इक्वल हो जाएंगे? जब आपका कंसंट्रेशन जो C है वो अप्रोचेस टू जीरो होगा, मतलब कंसंट्रेशन जीरो की तरफ जाएगा। कंसंट्रेशन जीरो की तरफ मतलब कंसंट्रेशन शून्य हो रहा है, कंसंट्रेशन शून्य हो रहा है मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो रहा है। तो आपका जो मोलार कंडक्टिविटी एट C कंसंट्रेशन है वो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के इक्वल आएगी। सो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज आल्सो नोन एज द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ये बात हम कर चुके हैं। जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी होगी वो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि वो मैक्सिमम कंडक्टिविटी है जो ऑफर्ड की जा रही है। ठीक है? इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ग्राफ की बात करने वाले हैं।
अब आते हैं ग्राफ को, जिसमें हमने मोलार कंडक्टिविटी का ग्राफ देखा है विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। तो अब मैं आपको जो डिबाय-हकल एंड ऑनसागर की इक्वेशन है, उस इक्वेशन को मैं ग्राफिकल तरीके से समझाना चाहता हूं, मतलब ग्राफ की सहायता से समझाना चाहता हूं। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? हमको यहां पढ़ने पड़ेंगे दो केसेस। कौन से दो केसेस? एक केस हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि एक नॉर्मल केस की तरह होगा, मतलब जैसा हम सोच रहे थे वैसे ही होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम मानते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की स्टेज पहुंचना आसान है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन की स्टेज पहुंचना आसान है। क्यों? क्योंकि वहां पर लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है। किस केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। कैसे निकाली जा सकती है मैं बताऊंगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जो कि दूसरा केस होगा, उसमें वो चीज संभव नहीं है, मतलब उसमें वो चीज पॉसिबल नहीं है कि हम मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल ले, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की स्टेज कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट में मिलेगी ही नहीं, कभी नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं मिलेगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैं बात करूंगा। पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, और बात करते हैं ग्राफ की, जो डिबाय-हकल एंड ऑनसागर का ग्राफ है। डीएचओ इक्वेशन से ही ग्राफ आया है। हालांकि ग्राफ यहां पर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, बट मैं आपको एक बार और बनाकर भी बताऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ग्राफ डीएचओ इक्वेशन का, तो बेहतर है कि पहले हम डीएचओ इक्वेशन लिख लें। क्या था? मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C विल बी इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए, विच इज अ कांस्टेंट ऑफ एंड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्ट, जो कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बना रहा है, इनटू अंडर रूट ऑफ सी। बढ़िया बात है, हमने कहा सही तो चीज चल रही। ठीक है, अच्छा पहले तो मुझको बताओ इन दोनों में वेरिएबल, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स कौन से हैं? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो इस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे। कौन कौन से दो वेरिएबल है? एक तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा, सी की वैल्यू चेंज हो रही होगी, क्योंकि जब आप पानी मिलाते जाओगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो आप उसको डाइल्यूट करते जा रहे हो। पानी मिला रहे हो मतलब डाइल्यूट कर रहे हो, और पानी मिलाते जाओगे तो डाइल्यूट कर रहे हो मतलब कंसंट्रेशन घटा रहे हो। तो भैया कंसंट्रेशन आप वेरी कर रहे हो। एक बात तो ये हो गई। ए तो कांस्टेंट है, वो एक नमक का सॉल्यूशन जो आपने ले लिया, उस नमक के लिए ए जिंदगी भर कांस्टेंट रहेगा, तो ए नहीं चेंज होगा। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ये भी फिक्स होगी। मानते हो ये क्यों फिक्स होगी? क्योंकि मैक्सिमम कंडक्टिविटी है जो वो इलेक्ट्रोलाइट दिखा सकता है, और वो मैक्सिमम उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा, मतलब वो मैक्सिमम की वैल्यू वेरी नहीं करेगी। तो वो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी फिक्स है। और मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C ये भी वेरिएबल है। मतलब दो वेरिएबल कौन से हो गए? एक मोलार कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C और एक रूट C, ये दो वेरिएबल हो गए। क्यों ये वेरिएबल है मोलार कंडक्टिविटी एट C? क्योंकि कंसंट्रेशन वेरिएबल है, तो अगर कंसंट्रेशन बदलेगा तो हर कंसंट्रेशन पर दिखने वाली मोलार कंडक्टिविटी भी बदलेगी। पहले मान लो C1 कंसंट्रेशन था तो मोलार कंडक्टिविटी C1 के हिसाब से दिखाती थी। अब और पानी डाल दिया तुमने और कंसंट्रेशन कम कर दिया, और C1 से कम करके तुम पहुंच गए C2 पे, तो मोलार कंडक्टिविटी अब कुछ और हो गई, अब C2 के हिसाब से दिखाने लगी। तो ये मोलार कंडक्टिविटी C पे चलती है ना, कंसंट्रेशन पे चलती है। तो ये डिपेंड करती कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन बदलोगे तो मोलार कंडक्टिविटी भी बदलेगी। दो वेरिएबल हो गए। अब क्या बचा? कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर दो। कौन सी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? याद है, y इक्वल टू ध्यान से देखना, mx प्लस सी। याद है इक्वेशन? y इक्वल टू mx प्लस सी। जितने मैथ्स के स्टूडेंट है स्ट्रेट लाइन में ये इक्वेशन पढ़ी होगी। y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। मैंने ऐसा क्यों लिखा है उसकी वजह है, ये y एक्सिस पर होगा, मतलब y के पास कौन होगा? लैम्डा mc। x पर कौन होगा? रूट सी, क्योंकि ये दो वेरिएबल है तो रूट सी x पर होगा, x एक्सिस पर। x के साथ जो कांस्टेंट है दैट इज m, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, जो इस केस में माइनस a है। मतलब इस केस में स्लोप जो है वो माइनस a है, जिसको हम m के से डिनोट करते हैं। और याद रखना बच्चों, स्लोप अगर माइनस में तो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, जिसमें एंगल जो बनेगा वो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, तो एंगल उसमें थोड़ा सा आपका ऑब्ट्यूज टाइप का एंगल बनेगा, तो m विल बी इक्वल टू माइनस है। और क्या बच गया?
वाई इंटरसेप्ट जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, तो सी मतलब वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई पर मैक्सिमम वैल्यू, और वाई पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, यानी कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की, क्योंकि ये जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है यही सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स आ गए जो हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके निकाल लिए। ये पॉइंट हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके निकाल लिए। बस क्या करना है, अब इसके थ्रू ग्राफ को प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। जगह मेरे पास कम है, मैं इसको इरेज कर दूंगा, इरेज करने के बाद ग्राफ बताऊंगा, तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो यहां पर ने ये देख लिया कि इक्वेशन क्या है और इक्वेशन कैसे आ रही है, ये चीज हमने समझ ली। अब बनाते हैं ग्राफ, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से कौन कौन से पैरामीटर है क्लियर हो चुका है, अब बनाते हैं ग्राफ। तो अगेन इक्वेशन एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मोलार कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन C विल बी इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A अंडर रूट C। क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में पहले अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। तो ये बन गया अपना y कोऑर्डिनेट और ये बन गया अपना x कोऑर्डिनेट, सिंपल, ठीक है। तो एक बन गया अपना y और एक बन गया अपना x, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये अंडर रूट c का है, दिस इज अंडर रूट c वी आर हैविंग, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है दिस इज लैम्डा मोल, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी एट C कंसेंट्रेशन। लैम्डा मोल बोल दो या लैम्डा m बोल दो, कुछ भी बोल दो, एट C कंसेंट्रेशन ये ऐसी होगी। अब मेरी बात को समझना, किसी एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पर अपन कुछ मोलार कंडक्टिविटी मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पर मैं एक मोलार कंडक्टिविटी मान लेता हूं। मान लो ये वाली मैंने एक मोलार कंडक्टिविटी मान ली किसी कंसेंट्रेशन पर, तो ये है कंसेंट्रेशन, ये कोई कंसेंट्रेशन है, रूट सी की यहां पर कुछ वैल्यू है और ये उसके करस्पॉन्डिंग मोलार कंडक्टिविटी है। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट का मतलब आप समझ गए कि किसी एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर यहां पर ये मोलार कंडक्टिविटी, किसी एक कंसेंट्रेशन पर ये मोलार कंडक्टिविटी। अब यहां से मैं पीछे आऊंगा, मतलब मैं रूट सी की वैल्यू कम करूंगा, रूट सी कम करूंगा, और जब मैं पीछे आकर रूट सी को कम करूंगा मतलब मैं कंसेंट्रेशन कम कर रहा हूं, मतलब मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखो बच्चों कंसेंट्रेशन कम हो रहा है मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है। तो डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो मोलार कंडक्टिविटी को क्या होना चाहिए, मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं कंसेप्चुअली कि मोलार कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के बढ़ाने से बढ़ती है। तो भैया यहां से मैं पीछे आते जाऊंगा तो धीरे 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 आप देखोगे कि मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और इस पॉइंट से अगर मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी 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 तो ये एक पॉइंट अचीव कर लेगी, ये एक पॉइंट आ गया। क्लियर हो गया। सो मोलार कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, यहां से इंक्रीज करेगी जब हम कंसेंट्रेशन कम करेंगे, कंसेंट्रेशन कम मतलब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तो ये एक पॉइंट आएगा, और इसी पर ये एक मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि आप देखो ये मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों बना, क्योंकि ये मोलार कंडक्टिविटी जीरो कंसेंट्रेशन पर आ रही है। किस कंसेंट्रेशन पर आ रही है, जीरो कंसेंट्रेशन पर आ रही है। क्यों जीरो कंसेंट्रेशन, क्योंकि इस पॉइंट पर y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट बन रहा है तो वहां पर x कोऑर्डिनेट जीरो है, y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट वहां पर जीरो है, और अगर x कोऑर्डिनेट जीरो है मतलब रूट सी जीरो है, क्योंकि x पर कौन है, रूट सी, और रूट सी जीरो मतलब c जीरो है, यानी कि कंसेंट्रेशन जीरो है, यानी कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट है। तो फिर उसके द्वारा जो कंडक्टिविटी होगी वो मैक्सिमम होगी, जिसको हम लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी बोलते हैं, और इसलिए ये लैम्डा नॉट m बन रहा है, लैम्डा नॉट m बन रहा है, जिसको हम मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का नाम देते। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ये मैक्सिमम कंडक्टिविटी है, और हमारी इक्वेशन के हिसाब से यही हमारा जो होना चाहिए, ये हमारा y इंटरसेप्ट होना चाहिए। तो ये y इंटरसेप्ट है। कोई इसका स्लोप पूछे तो इसका स्लोप इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू माइनस ए, तो इसका स्लोप जो है वो माइनस है, तो यहां इसका ये हमारे पास स्लोप आ गया विच इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर हो गया। वहां जहां ए क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, तो दिस स्लोप इज नथिंग बट इट्स अ कांस्टेंट, तो ये स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस ए। तो ये देख लो आपको ये ग्राफ बनाया हुआ है, एंड दिस इज द इक्वेशन दैट वाज देयर। तो ये इक्वेशन आ रही है, तो मुन्ने रूट सी ले लिया जो मोल्स पर लीटर यानी कि मोलारिटी में होगा, और लैम्डा एम ले लिया जो कि इस पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स पर होगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट होगी।
तो यहां पर उन्होंने लैम्डा एम ले लिया y एक्सिस पर, और आपने देखा कि कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ये देखो स्लोप माइनस है, तो देखो लाइन नीचे की तरफ, मतलब एक लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ये एंगल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये लाइन जो है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। क्लियर हो गया? 90 डिग्री से ज्यादा। समझ में आया? तो ये ग्राफ सबको समझ में आया? याद रखना ये ग्राफ इस पॉइंट पर टच करेगा, जिस पॉइंट पर टच करेगा वहां हम मान लेंगे कंसंट्रेशन शून्य हो गया है, क्योंकि y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट टच कर रहे हो मतलब आपका कंसंट्रेशन जीरो है, और अगर कंसंट्रेशन जीरो मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, तो फिर कंडक्टिविटी भी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी? लैम्डा नॉट एम, जिसको मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कहते हैं। जल्दी से इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ थ्योरी की बात करेंगे। और यह ग्राफ याद रखना बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, इसको जरूर हाईलाइट रखना। वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक अंतर आएगा, मैं बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयंस कंप्लीटली जिसके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, 100% जिसमें डिसोसिएशन देखने को मिले, हम उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहां पर आपको 100% डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, इसलिए पॉसिबल है कि कंसंट्रेशन शून्य हो जाएगा, इसलिए पॉसिबल है कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा। यह पॉसिबल है क्योंकि सारे आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है। बात करते हैं थोड़ी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, फिर स्विच करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। स्क्रीनशॉट लो आप। अब आगे देखते हैं बच्चों, और आगे इस चीज को समझते हैं, कुछ थ्योरी पार्ट को, कुछ ऑब्जर्वेशंस को। There is a small increase in the conductance with dilution because the ions of strong electrolytes are completely dissociated and hence the number of ions remains constant. तो completely dissociate हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्मॉल इंक्रीज इन द कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के साथ आपको इंक्रीज मिलेगा। वो स्मॉल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो डिसोसिएट हो जाएंगे तो वहां पर जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो एक कांस्टेंट वैल्यू को दिखाएंगे, मतलब पहले जितने आयंस थे लगभग उतने ही आयंस होंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को। और क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहे हैं तो आयंस की संख्या लगभग हम मानेंगे कांस्टेंट है, क्योंकि पहले भी सारे आयंस थे और अभी भी सारे आयंस टूट रहे हैं। तो ज्यादा पानी डालने से कोई ऐसा नहीं हुआ कि आयंस की संख्या बहुत बढ़ गई हो। ज्यादा पानी डालने से सिर्फ ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, और ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया मतलब मोलार कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मोलारिटी की वैल्यू घट जाएगी। जो मोल्स पर लीटर पहले थे उतने ही मोल्स हैं, लेकिन अब लीटर बढ़ गया है, ज्यादा लीटर आ गया है, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो मोलारिटी घट जाएगी। इसी वजह से आपका पास जो मोलार कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा कि स्मॉल इंक्रीज ही होगा, आयंस की वजह से नहीं, वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि आयंस तो 100% पहले भी डिसोसिएट हो रहे थे, आयंस तो 100% अभी भी डिसोसिएट हो रहे हैं। तो इससे इंक्रीज होगा लेकिन स्मॉल इंक्रीज होगा। तो हमने इसलिए वो ग्राफ जो बनाया था वो एंगल तो बनाया था, लेकिन उसका एंगल बहुत ज्यादा वैसा नहीं बनाया था, बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं बनाया था, हल्का सा एक डेविएटेड एंगल बनाया था, ऐसी लाइन बनाई थी। ठीक है, तो ये इसका रीजन था। सेकेंड चीज क्या लिखी है इनने? सेकेंड चीज इनने लिखी है, with the decrease in concentration the ions are far apart and so the interionic attractions। क्योंकि कंसेंट्रेशन कम हो गया यानी कि डाइल्यूशन बढ़ गया, यानी कि ज्यादा पानी या सॉल्वेंट आ गया, तो एक आयन जो दूसरे आयन के पहले पास रहता था अब उससे दूर हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर हैज बीन एडेड, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट हैज बीन एडेड, तो सॉल्यूट में थोड़ा सा दूरी आ जाएगी। एंड द इंटरआयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, और जो एक आयन का दूसरे आयन से अट्रैक्शन था वो घट जाएगा, ड्यू टू विच द कंडक्टेंस इंक्रीजेस, जिससे मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा, एंड अप्रोचेस अ मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और धीरे धीरे वो बढ़ता 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 जीरो कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम लिमिट को अचीव कर लेगा। ये जो मैक्सिमम लिमिट होगी ये मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उनकी फॉर्मेलिटीज है कि आपको एक नोट्स के रूप में मिल रही है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। अब बच्चों आगे बात करते हैं और आगे इस चीज को और समझते हैं। केस अब आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, मतलब अब जो आपको केस देखना है दैट विल बी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां पर आपने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां पर हम लिख देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो नाउ दिस इज द केस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ समस्या क्या मैं आपको बताता हूं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। मतलब आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है उसके जितने मोल्स ले रखे हैं,
आप अगर उम्मीद कर रहे हो कि वो सारे मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, सभी टूट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके सारे मोल्स नहीं टूटते, यानी कि इनका 100% डिसोसिएशन नहीं होता, कम होता है, 80% होता है, 90% होता है, वो डिपेंड करता है कैसा इलेक्ट्रोलाइट है और कितना परसेंट होगा, ये वो क्वेश्चन में देंगे। लेकिन ये तय है कि 100% डिसोसिएशन तो नहीं होगा, क्योंकि इनके सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को आयन में नहीं तोड़ पाते, सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को आयन में ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। लेकिन इसमें एक चीज है, जब आप और सॉल्वेंट इसमें मिलाते जाओगे तो अल्टीमेटली आयंस जो हैं वो और टूटने लगेंगे। मतलब पहले अगर मान, अभी भी याद रखना 100% नहीं टूटेंगे, लेकिन पहले के मुकाबले ज्यादा टूटने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले मान लो आपने 10 मॉलिक्यूल लिए थे, तो पहले वाली कंडीशन जिसमें थोड़ा पानी था और आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना हुआ था, उसमें मान लो 7 मॉलिक्यूल टूट गए थे, 7 केटायन और 7 एनायन में, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आपने पानी मिला दिया, एक्स्ट्रा वाटर मिला दिया उसके अंदर, मतलब सॉल्वेंट और मिला दिया, यानी कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, तो अब और आयंस टूट गए, मतलब पहले 7 टूटते थे, मान लो 8 टूट गए, और पानी मिलाओगे 9 टूट जाएंगे। लेकिन पूरे 10 के 10 तो अब भी नहीं टूटेंगे, भले भरपूर पानी भी मिला दो, मतलब लबालब पानी भी मिला दो, तो भी 10 नहीं टूटेंगे, क्योंकि वो वीक है, तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा। हाँ, उसमें बदलाव कर सकता है, जैसे पहले कम आयंस तोड़ रहे थे तो अब ज्यादा आयंस तोड़ेगा, तो वो आयंस की संख्या बढ़ा सकता है, लेकिन अभी भी 100% डिसोसिएशन वो जन्म जिंदगी में कभी नहीं करेगा। तो इससे 2 चीजें समझ में आई। पहली चीज ये कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं होगा, इसका मतलब उनकी मैक्सिमम कंडक्टिविटी हमें प्रैक्टिकली या ग्राफिकली नहीं मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम कंडक्टिविटी कौन सी होती है? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। कब आती है? जब जीरो कंसेंट्रेशन होता है। जीरो कंसेंट्रेशन कब होता है? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, और दोनों ही सूरत में आयंस की संख्या बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है? मैक्सिमम। लेकिन यहां मैक्सिमम आयंस आएंगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स टूटेंगे ही नहीं। तो जब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स टूटेंगे नहीं तो मैक्सिमम आयंस आएंगे नहीं, और जब मैक्सिमम आयंस आएंगे नहीं तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। एक बात ये हो गई। वहीं दूसरी बात हमने इससे क्या पढ़ी? दूसरी बात हमने ये समझी कि अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें अगर सॉल्वेंट मिलाते हैं तो उसके अंदर आयंस की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगेन 100% तक नहीं जाती, लेकिन 70% तो 80 है तो 90 तक पहुंच जाएगा। यानी कि वो मोर आयंस विल गेट डिसोसिएटेड एज मोर सॉल्वेंट इज बीइंग एडेड, एज मोर डाइल्यूटेड द सॉल्यूशन बिकम्स। तो उसमें और ज्यादा आयंस आपके टूटेंगे, और आयंस टूटेंगे तो मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी कब? डाइल्यूशन के बढ़ाने से। अगेन 100% नहीं जाएगी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को टच नहीं करेगी। क्लियर हो गई ये 2 बातें? तो अब इसी बात को हम समझते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। Actually dissociated ions eventually attain equilibrium with the undissociated molecules। तो भैया क्या होता है, जितने, मान लो A भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो टूटता है किसमें? A+ और B- में टूटता रहता है, लेकिन एक टाइम आता है जब जो पहले आयंस टूट चुके थे वो वापस आना भी शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं यार जो हम पहले टूट चुके वो अब हम जुड़ जाएंगे। तो ये है अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ये है अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, और ये है डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। दिस इज डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक हो गया अनडिसोसिएटेड, एक हो गया डिसोसिएटेड, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। बस कहानी इतनी सी है। ये अनडिसोसिएटेड और ये डिसोसिएटेड, सारे टूटते हैं, लेकिन होता क्या है, जो पहले से टूट चुके होते हैं वो इनके टूटने से पहले जुड़ने लगते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में और डिसोसिएटेड आयंस में, जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो रह गया वो वीक रह गया। कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो थे वो वीक के नेचर के होते हैं, यानी कि 100% डिसोसिएशन देकर रिएक्शन खत्म नहीं कर पाते, इनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ए बी जो हो गया यहां पर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। नाउ सिंस द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन आर टू लेस, मतलब ये अब ये लेस और मोर क्या होता है, किसी से कंपेयर करके ही आता है। तो ये किससे कंपेयर कर रहे हैं? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब इनने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से इसको कंपेयर किया तो इनने कहा कि भैया जो आयंस की संख्या होगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले कम होगी। मतलब एक पर्टिकुलर, एक निर्धारित कंसंट्रेशन पर
कोई भी कंसंट्रेशन अभी फिलहाल मान लो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मत मानो, जीरो कंसंट्रेशन मत मानो, कोई भी कंसंट्रेशन मान लो। उस कंसंट्रेशन पर अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी को कंपेयर करोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ज्यादा आयंस मिलेंगे, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के कम आयंस होंगे। और मोलार कंडक्टिविटी आयंस के दम पे ही चलती है, तो जिसके ज्यादा आयंस उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी एक ही कंसंट्रेशन पर ज्यादा मिलेगी, किससे कंपेयर करने पर? वीक इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर करने पर। ये मैं ग्राफ में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इस बात को आगे। Thus the molar conductivity of weak electrolyte is low as compared to that of strong electrolyte। मेरी बात को समझ लो ग्राफ से ऐसे, हालांकि ग्राफ अगले उसमें भी समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। दिस इज मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है, और दिस इज रूट सी। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में मैंने वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया था, याद है आपको, और उसका कंसंट्रेशन मैंने ये मान लिया था, ये कंसंट्रेशन था और ये उसकी मोलार कंडक्टिविटी थी। अगर इसी कंसंट्रेशन पर मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी देखनी है इसी कंसंट्रेशन पर, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इसके नीचे आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि उसकी मोलार कंडक्टिविटी उसी कंसंट्रेशन पे कम होगी। मतलब ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, खत्म बात। कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, दोनों का रूट सी की वैल्यू सेम है, एक्स एक्सिस पे देखो, लेकिन वाई एक्सिस पे मोलार कंडक्टिविटी अलग अलग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा है क्योंकि उस कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की संख्या जो डिसोसिएट हो चुकी होगी वो जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, 100% ज्यादा होगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कम होगी आयंस की संख्या, और मोलार कंडक्टिविटी चलती आयंस की संख्या पर है, तो इसकी आयंस की संख्या ज्यादा, तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है मोलार कंडक्टिविटी, और इसकी मोलार कंडक्टिविटी कम है। क्लियर हो गया? और यहां से अगर कंसंट्रेशन कम करोगे यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाओगे, मतलब पानी मिलाते जाओगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेगा भैया हम तो गए पीछे की तरफ, यानी कि हम यहां गए लेकिन हमने अपनी मोलार कंडक्टिविटी बढ़ा ली। तो धीरे धीरे ये क्या करेंगे, धीरे धीरे मोलार कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे, ये बढ़ा ली, और इनने जीरो कंसंट्रेशन तक पहुंचकर मैक्सिमम कंडक्टिविटी दिखा दी जो कि लैम्डा नॉट एम था। लेकिन मैं आपको यही बता दूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी करेगा भाई जो उसको करना है, क्योंकि जैसे पानी मिलाओगे तो आयंस की संख्या अब और बढ़ती जाएगी। पहले जो आयंस बोलते थे हम नहीं टूटेंगे, वो भी अब धीरे धीरे टूटने लगेंगे, लेकिन अभी भी 100% आयंस नहीं टूटेंगे। कितना भी पानी मिला दो 100% नहीं टूटेंगे, लेकिन पहले के मुकाबले ज्यादा टूटेंगे, और जब पहले के मुकाबले ज्यादा टूटेंगे तो एकदम से इनकी वैल्यू भी बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, और एक टाइम तक ही बढ़ेगी, उसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ये ग्राफ ऊपर निकल जाएगा। मतलब ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये ऊपर निकल जाएगा। अब ये ऊपर क्यों गया, मतलब इसने टच क्यों नहीं करा, दिमाग लगाओ, इसने टच क्यों नहीं करा, ये ग्राफ ऊपर क्यों चला गया? इसने इसलिए टच नहीं करा क्योंकि अगर इसको वाई एक्सिस को ये टच कर लेता, मतलब कंसंट्रेशन शून्य हो जाता, मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता, इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो जाता। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब हम ये मान लेते कि सारे आयंस टूट गए, लेकिन सारे आयंस नहीं टूटेंगे ना, क्योंकि आयंस के सारे आयंस टूटने से पहले इक्विलिब्रियम अचीव हो गया होगा, मतलब आयंस की संख्या कांस्टेंट हो गई होगी। तो सारे आयंस नहीं टूटे, बल्कि कंप्लीट 100% से पहले ही वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, और जीवन में कभी भी 100% नहीं पहुंच पाएगा। हां, अगर 100% पहुंच जाता तो मैं इसको भी टच कर देता, लेकिन ये तो एक फिक्स आयंस की संख्या कर लेगा इक्विलिब्रियम के आने के बाद, और जो जन्म जिंदगी बदलेगी नहीं, कितना भी पानी डाल लो वो नहीं बदलेगी। तो फिर इसका मतलब आयंस कांस्टेंट हो गए, तो मोलार कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट हो गई, तो ये भैया ये सीधे सीधे निकल गया। मतलब मोलार कंडक्टिविटी तो ओवरऑल वैसे बढ़नी है, लेकिन कंसंट्रेशन यहां पर सीधे सीधे निकल गया, क्योंकि अब कंसंट्रेशन फिक्स हो गया, क्योंकि अब उससे ज्यादा आयंस वो डिसोसिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वो 100% डिसोसिएशन कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आया ये प्लॉट ऊपर क्यों गया? ये इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि ये कभी भी 100% डिसोसिएशन नहीं करेगा।
अगर कर लेता, जैसे स्ट्रॉन्ग तो कर लेता है, तो वो वहां पर टच कर गया क्योंकि वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया, लेकिन ये नहीं करेगा तो ये कभी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर टच नहीं करेगा और इसलिए वो ऊपर निकल गया। तो सर क्या इसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कभी नहीं निकल सकती? ग्राफ से कभी नहीं निकल सकती, कभी नहीं निकल सकती। तो सर कोई और तरीका है? वो बताऊंगा। कोलरॉचेस लॉ उसी तरीके में आपकी मदद करेगा। कोलरॉचेस लॉ इसलिए पढ़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोलरॉचेस लॉ हमारा मुद्दा नहीं है। अभी ये मुद्दा है कि लाइन ऊपर चली गई। ये किसकी लाइन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की लाइन है जो ऊपर चली गई। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ आगे भी है एक, उसमें मैं और क्लियर कर दूंगा, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का भी और इस थ्योरी का भी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। अब आते हैं आगे बच्चों। ये देखो ये रहा ग्राफ। तो देख लो, इन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, बहुत नीचे से शुरू किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो उन्होंने कहीं यहां कहीं से शुरू किया था। वीक इलेक्ट्रोलाइट उन्होंने देख लो बहुत नीचे से शुरू किया है। वीक इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन दिस केस इज CH3COH, और ये CH3COH का केस है जो इस कंसंट्रेशन पर ये मोलार कंडक्टिविटी दिखा रहा है। और यहां से उन्होंने देखा, देखो बड़ी बड़ी बड़ी, बहुत ज्यादा भी नहीं बड़ी, देखो मतलब हल्की सी बढ़ेगी। मैंने भी क्या हुआ होगा, मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा था, बहुत ज्यादा मत बढ़ाना आप, हल्का सा बढ़ाना ऐसा और ऊपर निकाल देना। ये क्लियर हो गया? तो हल्की सी बढ़ेगी 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 और एकदम से शूट होगी, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, कभी भी इसको टच नहीं करा। देखो इसने वाई एक्सेस को टच नहीं किया ना, मतलब वाई इंटरसेप्ट ये कभी नहीं बनाएगी। जो सी की वैल्यू है ना वो कभी नहीं आएगी इसकी, क्योंकि कभी वाई एक्सेस को टच ही नहीं करेगा। कर लेता अगर 100% डिसोसिएशन हो जाता, तो नहीं हो रहा तो नहीं करेगा। तो याद रखना, ग्राफ वही प्लॉट होगा जो हमने देखा अभी तक, वो सेम ग्राफ प्लॉट होगा। किसके बीच में प्लॉट होगा? मोलार कंडक्टिविटी और रूट सी के बीच में। ग्राफ वही प्लॉट होगा जो प्लॉट होना चाहिए, यही ग्राफ प्लॉट होगा, लेकिन वैल्यू बहुत नीचे से शुरू करना, हल्का सा चेंज दिखाना, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज मत दिखा देना, ये हल्का सा चेंज दिखाना, ठीक है, हल्का सा चेंज और फिर सीधे निकाल देना, ऐसा ग्राफ बनाना। ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ग्राफिकली कभी नहीं निकल सकती, ठीक है। हाँ, आप इमेजिनरी बना सकते हो, जैसे ये ग्राफ जहां पर रुक गया, यहां पर जाते जाते ये ऊपर चला गया, लेकिन अगर यहां से वो सीधा जाता तो यहां कहीं टच कर लेता, तो ये एक लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी एक्स्ट्रापोलेशन से बन जाती है। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब आपने ग्राफ को थोड़ा सा इमेजिनरी आगे तक प्लॉट कर दिया, तो जहां से वो डेविएट हो गया उस रास्ते को आपने छोड़ दिया और आप इसको यहां से यहां से यहां से यहां से लेते हुए यहां चले गए, तो ये रास्ता ऐसा गया तो ये कंडक्टिविटी दिखाएगा। तो ये एक इमेजिनरी लिमिटिंग कंडक्टिविटी है, मतलब ऐसा आप सोच रहे हो कि ऐसा दिखाता अगर ये स्ट्रांग होता तो, ठीक है, बट एक्चुअली वो ऐसा दिखाएगा नहीं, वो ऐसे ऊपर निकल जाएगा क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर हो गया? तो एक्स्ट्रापोलेशन से दिखा सकते थे, बट ये सारे कंसेप्ट है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो इस ग्राफ का, फिर आगे बात करते हैं एक बार। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारा क्या, पूरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ऑब्जर्वेशन क्या है? देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द मोलार कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। अब इसमें लार्ज इंक्रीज अगेन किसके रिस्पेक्ट में? अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि पहले भी जितने आयंस थे, पानी डालने के बाद भी उतने आयंस रहे, क्योंकि वो तो पहले से ही बोलता था मैं 100% डिसोसिएशन हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलता था? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलता था भाई साहब मैं अभी 100% डिसोसिएट नहीं करूंगा, तुम पानी भी डाल दोगे तो भी 100% डिसोसिएट नहीं करूंगा, लेकिन इतना कर सकता हूं कि पहले जितने आयंस थे अगर तुम पानी मिलाओगे तो उससे मैं आयंस की संख्या बढ़ा लूंगा, और अगर आयंस की संख्या बढ़ गई तो इसमें मोलार कंडक्टिविटी में एक लार्ज इंक्रीज मिलेगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आपने ऐसा बनाया था तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आप थोड़ा सा ऐसा बनाओगे, मतलब इसमें इंक्रीमेंट थोड़ा सा ज्यादा दिखाओगे, इसमें इतना इंक्रीमेंट नहीं दिखाओगे। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा शार्प इंक्रीज नहीं आता, लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे स्ट्रॉन्ग और वीक को, तो वीक में थोड़ा सा शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि जब मैंने वीक का भी ग्राफ बनाया था तो मैंने ऐसा ही बोला था कि ज्यादा इंक्रीज मत दिखाना, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से तो ज्यादा इंक्रीज दिखाते चलना जब आप कर्व की शार्पनेस को प्लॉट करोगे तो। उसके रीजन क्या है? क्योंकि मोर द वाटर यू विल ऐड, मोर द आयंस विल गेट डिसोसिएटेड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोर आयंस विल डिसोसिएट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं और पानी मिलाओगे तो और आयंस हम दे सकते हैं,
लेकिन हाँ वो 100% वो भी नहीं देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस झांसे में बताना कि 100% मिल जाएंगे, वो कभी नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बोलते पहले से ही हम 100% दिखाते हैं, तो तुम पानी में मिला दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी से सिर्फ एक फर्क पड़ेगा, हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ गया तो हम मोलार कंडक्टिविटी वॉल्यूम के बढ़ने से आपको बढ़ाकर दे देंगे। लेकिन आयंस के बढ़ने से हम कोई वैल्यू में चेंज नहीं लाएंगे, क्योंकि आयंस तो पहले जितने थे उतने अभी भी हैं। सेकेंड, as the concentration of weak electrolyte is reduced, more of it is ionized. कंसेंट्रेशन जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम होगा यानी कि डाइल्यूशन बढ़ेगा। देखो अब कंसेंट्रेशन कम होगा मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा, तो मोर आयंस विल गेट आयनाइज्ड, मोर आयंस विल गेट फॉर्म्ड। सो इंक्रीज इन द कंडक्टेंस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस। यहां पर नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है पानी मिलाने से, लेकिन आयंस की संख्या भी बढ़ रही है। पहले 60% डिसोसिएट होते थे, अब 70 हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं, तो डिसोसिएशन अब बढ़ रहा है। So for a weak electrolyte, lambda m increases steeply on dilution. Hence, we cannot obtain lambda m at infinite dilution by the extrapolation of the plot. So हमारे पास कभी भी lambda m at infinite dilution नहीं आ सकता। अगर हम ग्राफ को वैसे इमेजिनरी एक्सट्रापोलेशन कर सकते हो, बट इन रियलिटी वो ग्राफ ऊपर निकल जाता है, तो आपको कभी भी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी नहीं मिलती। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं बच्चों। सो ये था इस ग्राफ के बारे में। और बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन कापा एंड मोलार कंडक्टिविटी। हालांकि हम कर चुके हैं, कापा और मोलार कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन क्या है। कापा बोलता है 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के द्वारा ऑफर कंडक्टिविटी जो ऑफर्ड होगी वो कापा है। मोलार कंडक्टिविटी बोलता है वॉल्यूम कितना भी हो लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का मोल 1 होना चाहिए, तो वो जो कंडक्टिविटी ऑफर्ड करेंगे वो मोलार कंडक्टिविटी होगी। सो कापा इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। बोले तो 1 ml, तो ये 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन में ऑफर्ड कंडक्टिविटी है। ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस, क्योंकि 1 ml तो 1 ml रहेगा, लेकिन पहले 1 ml में जितने आयंस थे अगर आप पानी मिला दोगे तो वो आयंस की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ आयंस बाहर निकल जाएंगे और वाटर उनकी जगह पर आ जाएगा, तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए मैंने कहा था कि जो कापा है डाइल्यूशन करने पर वो घटेगा। क्लियर हो गया। सो कापा डिक्रीजेस व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस। लिख चुके हैं सारी बातें, लेकिन वो एक रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है चीजों को क्लियर करने के लिए, तो देख लेते हैं। डाइल्यूशन इंक्रीजेस, जबकि मोलार कंडक्टिविटी के साथ अपोजिट है। मोलार कंडक्टिविटी इस फॉर्मूले से चलती है, यानी कि कापा इंटू वीएम से चलती है, और अगर पानी मिलाओगे तो ये वीएम बढ़ेगा, या क्या लो मोलारिटी घटेगी। दोनों ही सूरत में लैम्डा एम को बढ़ना है। सो दिस लैम्डा एम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया। तो यहां पर लैम्डा एम विल इंक्रीज व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, और डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब कंसंट्रेशन घटाना, लेकिन हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में बोल ही नहीं रहे, हम डाइल्यूशन के टर्म्स में बोल रहे हैं, तो ये दोनों बातें सही हो गई। सो डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपल कंडक्टिविटी कम होगी, जबकि डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी होते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों ये चीज। तो ये चीज थी हमारी वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी जो हमने देखा है। सो अभी भी और एक पॉइंट और बचा है। ऑन डाइल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, thereby increasing the molar conductivity. वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी, thus the conductivity decreases with the dilution, whereas lambda m molar conductivity increases with the dilution for both strong and weak electrolytes. और ये जो बात करते हो आप स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लिए करते हो। मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डाइल्यूशन के साथ। लिखा है लैम्डा एम इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, जबकि कंडक्टिविटी सिंपल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो डिक्रीज होगी विथ डाइल्यूशन। कापा डिक्रीज होगा डाइल्यूशन के साथ, लेकिन मोलार कंडक्टिविटी चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगा। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज। स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों।
तो ये था हमारा पूरी तरीके से मोलार कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन, जो हमने दोनों केसेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था डीएचओ इक्वेशन, जो डिबाय हकल एंड ऑनसागर की इक्वेशन थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन मानी जाती है, क्योंकि डिबाय हकल एंड ऑनसागर ने ही यह बताया कि मोलार कंडक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा अगर आप कंसंट्रेशन को कम करते हो तो। और कंसंट्रेशन कम करने पर हमने ये पता किया कि मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा, वीक के लिए भी स्ट्रॉन्ग के लिए भी। कंसंट्रेशन कम करना मतलब डाइल्यूशन बढ़ाना, पानी को एक्स्ट्रा ऐड करना, और वीक के लिए वो जो इंक्रीज है वो तेजी से होगा इंक्रीज। क्यों? क्योंकि वीक में जो आयंस की संख्या है वो भी पानी के साथ बढ़ेगी, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही पूरे सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वी होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक और नई चीज होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट में, आयंस की संख्या भी बढ़ेगी, तो वो चेंज जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के से ज्यादा चेंज होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि आयंस पहले जितने थे 100% डिसोसिएटेड थे, तो बाद में भी 100% डिसोसिएटेड रहेंगे, तो आयंस की संख्या में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा, इससे मोलार कंडक्टिविटी वहां भी बढ़ेगी स्ट्रॉन्ग में, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेजी से वीक में बढ़ी। लेकिन वीक के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसकी कभी भी आप लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट डाइल्यूटेड पॉइंट पर तब पहुंचेगा जब कंसंट्रेशन शून्य होगा, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाकई में आएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कुछ आयंस अनडिसोसिएटेड रह जाते हैं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं, तभी तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, जिस वजह से वो कभी भी जीरो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी हमें उसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी नहीं मिल पाएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मिल जाती है। क्लियर हो गया बच्चों? इसी से कंसेप्ट से जुड़े हुए हम लोग आगे के भी वीडियोस देखेंगे, जिसमें हम लोग और ज्यादा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की बात करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। और ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के लिए आप आते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलेंगे क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट और हर क्लास के एक्सक्लूसिव वीडियोस। आप लॉग इन कर सकते हैं magnetbrains.com पर, जहां प्रॉपर इन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वहीं पर आप इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you for watching us. Keep learning with Magnet Brains. Stay connected, stay educated. Take care.